हिंद। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे जो कि आपका नॉर्मल फॉर्म में होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए नॉर्मल फॉर्म। तो अभी तक हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफरेंट वे से निकाल चुके हैं। अब उसी में एक कड़ी यह भी है कि आप किसी भी लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं हमने लिखा है, इसको देखिए ध्यान से समझना है कि इफ P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए गिवन नॉन वर्टिकल लाइन L। तो यहाँ पे यह कह रहा है कि P जो आपका लेंथ है, यह किसके किसके बीच की दूरी है, यह ओरिजिन से लेकर और इस पर जो वर्टिकल हम डालते हैं या नॉर्मल डालते हैं लाइन के ऊपर, यह डिस्टेंस आपका P है। एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यह आपका हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल, और यह एंगल अल्फा जो बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इस नॉर्मल के बीच में एंगल अल्फा बन रहा है। फिर कहता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन L इज गिवन बाय इन दिस वे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग देखिए, कहता है कि P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू ए गिवन नॉन वर्टिकल लाइन। तो टू ए गिवन नॉन वर्टिकल लाइन पर नॉर्मल है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका P दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि नॉन वर्टिकल लाइन लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल लाइन हम लोग नहीं ले सकते हैं। और यह एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतना जानकारी आपको दिया गया है, तो इस आधार पर आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, L का इक्वेशन लिखना है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और क्रिएट होता है कि नॉन वर्टिकल लाइन ऐसे भी तो हो सकता है, और नॉन वर्टिकल लाइन जब ऐसे हो सकता है तो ओरिजिन से हम इस पर नॉर्मल इस तरह से डालेंगे, तो यह अल्फा जो एंगल होगा ना, तो ये अल्फा एंगल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका और ये एंगल अल्फा हो गया। अब ये लाइन ऐसा ही क्यों, इस तरह से भी तो हो सकता है। यह लाइन जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो इंटरसेप्ट बना सकता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना सकता है, तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर, यह लेंथ तो आपका P हो गया, इसका जो एंगल अल्फा होगा, यह एंगल अल्फा जो है आपका ये हो जाएगा, एंगल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और यह परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के बीच का एंगल है यह। यही सिचुएशन आपका इसके साथ भी क्रिएट हो जाता है अगर हमारा एंगल इस तरह से हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बनाता हो और यह परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं इसकी लंबाई को। तो यहाँ पर अल्फा एंगल कैसे होगा, तो यहाँ पर भी अल्फा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से इस पॉइंट नॉर्मल के बीच का एंगल होगा, यानी कि ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो खैर अल्फा को आप कुछ भी रखिए, जो एंगल आपका अगर जो 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड 90 से ज़्यादा है और 180 के से कम है तो आपका यह सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिक साइन रूल को मेंटेन कीजिएगा तो वह ऑटोमेटिक निगेटिव या पॉजिटिव में आपका आ जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला में जब आप अल्फा का मान रखेंगे तो उसके लिए विशेष आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोचने की ज़रूरत है अल्फा, मान लीजिए कि अल्फा 225 डिग्री है, तो 225 डिग्री है तो ऑटोमेटिक थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस के लिए क्या रूल है, माइनस में लिखते हैं कि रेशियो चेंज करते हैं, ये सब रूल ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक तरह के प्रूफ को अगर आप देख लेते हैं तो बाद बाकी के प्रूफ को आपको नहीं भी देखते हैं तो काम चल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके प्रूफ को देख लेते हैं। एक प्रूफ को देख लेते हैं कि अगर यह परपेंडिकुलर जिसका लेंथ P है
और इसमें एंगल जो है अल्फा बन रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए हम लोग को प्रीवियस नॉलेज कुछ चाहिए। प्रीवियस नॉलेज में हम लोग इतना जानते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म एक लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अगर पॉइंट दिया गया है, स्लोप दिया गया है उस लाइन का, तो हम लोग इक्वेशन उसका लिख लेते हैं। और दूसरा, अगर 2 पॉइंट लाइन पर दिया गया है तो भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हमने सीखा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 4 तरह के इक्वेशन हम लोग लिखने के लिए जान गए हैं। तो इसी 4 में से किसी एक की मदद लेकर इसको भी हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो करते क्या है, यहाँ पर ये जो n पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ n से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लिए ये l हो गया। अब इस ट्रेंगल को उठा के जरा सा इधर ले आइए, इधर ले आते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं। तो यह L हो गया, यह O हो गया, यह आपका N हो गया, ये आपका स्मॉल p हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। अब अगर इसमें पाइथागोरस आप लगाते हैं तो साइन, माफ करेंगे, साइन रूल लगाते, साइन अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग साइन अल्फा को लिख सकते हैं NL बाय P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NL बाय P लिख सकते हैं। तो यह NL इक्वल टू P साइन अल्फा हो जाता है, यानी कि यह लेंथ निकल गया P साइन अल्फा। उसके बाद अगर कॉस अल्फा आप लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं बेस, यानी कि OL बाय हाइपोटेनस, यानी कि P। तो यानी कि OL इक्वल टू P कॉस अल्फा हो गया। तो यह लेंथ जो है P कॉस अल्फा हो जाता है। ये लेंथ आपका P कॉस अल्फा और ये लेंथ आपका P साइन अल्फा हो जाता है। और इसी तरह से आप लोग याद कीजिए, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कंपोनेंट जो है हम लोग क्या क्या लेते हैं, V कॉस थीटा और V साइन अल्फा, V अगर कोई वेक्टर हो तो। उसी तरह से यहाँ भी हो जाता है। और वो वेक्टर का कंपोनेंट तो इसी ट्रेंगल का ही रूल से हम लोग लेते हैं भाई, राइट एंगल ट्रेंगल है, उसी में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस को मान के चलते हैं, फिर उसके बाद कंपोनेंट उसका निकाल लेते हैं। तो उसी तरह का कुछ यूज है यहाँ भी। और ये निश्चित रूप से देखिए कि x एक्सिस में लेंथ हो गया P कॉस अल्फा और y एक्सिस में लेंथ हो गया P साइन अल्फा। तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P कॉस अल्फा इंटू P साइन अल्फा हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। यानी कि n का जो कोऑर्डिनेट हो गया P कॉस अल्फा इंटू कॉमा और यह P साइन अल्फा हो जाता है इस n का कोऑर्डिनेट। यानी कि इस लाइन पर एक पॉइंट हमको मिल गया है ना। पॉइंट थोड़ा देखने में अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट है किसका है, n का कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको मिल गया ये सब चीज़, क्या क्या मिल गया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आइए जरा सा सोचते हैं हम लोग। ये ON का स्लोप तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये ON का जो इंक्लाइनेशन है अल्फा है। तो tan के साथ अल्फा अगर ले लेते हैं तो हमको स्लोप क्या मिल जाता है, ON का स्लोप मिल जाता है। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, इंक्लाइनेशन चाहिए, किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ON, स्लोप ऑफ ON, ON का स्लोप जो है यह tan अल्फा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग m मानते हैं, क्या मानते हैं, m मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसका स्लोप m0 हो तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं we have L perpendicular to ON, therefore m into m0 equal to -1, m0 equal to -1 by m, यानी कि -1/tan अल्फा हो जाता है। अब इस tan -1/tan अल्फा को और भी हम क्या लिख सकते हैं,
ये आपका -1 बाय साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, यानी कि माइनस कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यह स्लोप निकल गया किसका, इस लाइन का निकल गया, एल का निकल गया। अब देखिए स्लोप भी पता चल गया और उसके बाद एक पॉइंट भी पता चल गया। तो हमने शुरू में ही बताया था कि जितना हम जानते हैं उसी की मदद लेंगे। हम लोग अभी तक पॉइंट स्लोप फॉर्म जान रहे हैं, पॉइंट फॉर्म जान रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म जान रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जान रहे हैं। तो इसी चार में से किसी एक का मदद लेंगे। तो एक का मदद हमको मिलने जा रहा है पॉइंट और उसके बाद स्लोप। तो पॉइंट स्लोप मेथड से हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m लिख सकते हैं। तो चलिए y माइनस ये पॉइंट जो है यही पॉइंट है, p साइन अल्फा अब बाय क्या हो गया x माइनस p कॉस अल्फा इक्वल टू m का जो वैल्यू है माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा हो जाता है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज आपको यहां पर इतना मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फिगर बना लिए होंगे, इसीलिए फिगर को मैं यहां से हटा रहा हूं और इस जगह जो है उसके सॉल्यूशन को मैं डाल रहा हूं। तो ये देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं। यह आपका वैल्यू मिल गया, y को x को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस अल्फा से, तो ये मिल जाता है माइनस x कॉस अल्फा मिल जाता है। फिर x को कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई किए p कॉस अल्फा से तो प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें ये हो गया। अब फिर इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y साइन अल्फा, तो y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा ये मिल जाता है। अब क्या किए माइनस एक्स कॉस अल्फा, इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस वाई साइन अल्फा, इसको राइट साइड ले आइए तो माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा, अब माइनस पी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बचता है। इसमें माइनस पी कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बचता है। ये दोनों वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मिलके। तो माइनस माइनस भी यहाँ बर्बाद हो गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ध्यान रहे कि नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल आपका अल्फा है और नॉर्मल जो होता है उसकी लंबाई, कहने का मतलब वो लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, ओरिजिन से लेकर उस लाइन तक की लंबाई जो होती है वो p होती है, जिसके हम इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज 20F है। तो 20F तो हमारे बुक में है, हो सकता है कि आपके बुक में जो है यह एक्सरसाइज कुछ और हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जहां आपके बुक में यह नॉर्मल फॉर्म का डिराइवेशन दिया गया है, नॉर्मल फॉर्म के रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को मैं बनाने जा रहा हूं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम प्रॉब्लम है। तो जैसा कि एक्सरसाइज 20F में आप देखिए, सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम जो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन, यह एक्सरसाइज 20F में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर विच p इक्वल टू 5। इसमें मैं दूसरा प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, 4 प्रॉब्लम दिए गए हैं। दूसरा नंबर में आप देखिए p इक्वल टू आपका 5 दिया गया है और यह अल्फा इक्वल टू 135 डिग्री दिया गया है। अब देखिए अगर इस लाइन का सिचुएशन देखा जाए तो ये लाइन जो है ना आपका, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना रहा है और ये जो है आपका देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो कि 5 दिया गया है यूनिट, और यह जो एंगल होगा यानी कि 90 से बड़ा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको ले जा रहा है ये एंगल, तो यह आपका 135 डिग्री होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी है तो फिर भी हमको वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है।
जो फॉर्मूला आप पढ़ अभी तुरंत आपको बताया गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है, तो इसमें एक्स कॉस 135 डिग्री रख दीजिए, वाई साइन 135 डिग्री रख दीजिए, इक्वल टू 5 लिख दीजिए। उसके बाद यह एक्स कॉस, इसको आप कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 45 डिग्री लिखिए, अब प्लस वाई साइन, इसको भी 180 माइनस 45 डिग्री लिख दीजिए, इक्वल टू 5। चूंकि इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यह x इंटू कॉस 180 माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 45 डिग्री हो गया यह, प्लस वाई साइन जो होता है ना, इसको मस्ती होता है, मस्ती इसलिए होता है कि यह पॉजिटिव में होता है। अब देखिए cos 45 का जो वैल्यू है 1/√2, यहाँ माइनस y इंटू 1/√2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5√2 हो जाएगा। √2 आपका एलसीएम आएगा, फिर उड़ के जो है राइट साइड चला जाएगा। अब इसी को जो है आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसी को लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5√2 लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यह आपका इक्वेशन हो गया है कि नहीं, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म में तो हम लोग इस तरह से लेते हैं, लेकिन लाइन का इक्वेशन जो है आपका ये वाला हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसी में देख लेते हैं, 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में देखिए दिया गया है P जो दिया है आपका, यह दिया गया है 3, और उसके बाद अल्फा जो दिया गया है यह 225 दिया गया है, 225 डिग्री दिया गया है। तो अब इसका फिगर बना के जरा सा देखिए, ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। देखिए 225 जो है 180 से बड़ा और 270 से छोटा है, यानी कि यह जो है थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना रहा है, तो निश्चित रूप से यहां से एंगल को मापा गया है, और यही एंगल जो है 225 डिग्री हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा फॉर्मूला लीजिए। ये कहता है कि भाई हमको नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी लिखिएगा, और x इंटू कॉस 225 डिग्री प्लस वाई साइन 225 डिग्री इक्वल टू 3 लिखिए। अब cos 225 डिग्री का जो वैल्यू हो गया cos 180 प्लस 45, यानी कि माइनस कॉस 45 डिग्री हो गया। उसके बाद साइन 225 डिग्री साइन 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। और ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन निगेटिव में होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री हो गया, दोनों माइनस ए में हुआ। अब कॉस 45 का वैल्यू तो आप जानते हैं 1/√2 होता है ना, सब कोई जानता है ये। उसके बाद छोटा छोटा बच्चा नहीं जानता होगा, मतलब सब का कहने का मतलब कि छोटा छोटा, अब जो बच्चा 1-2 में पढ़ता है तो नहीं जानेगा, मतलब जो इंटर में पढ़ता है वो जानेगा ही। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस x/√2 अब माइनस y/√2 इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 3√2 लिख सकते हैं। यह आपका प्लस xy प्लस 3√2 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। अगर 6 को देखा जाए तो इसमें अल्फा 180 डिग्री दिया गया है, तो 180 डिग्री का तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ये तो आप निकाल ही लेंगे। इसके बाद हम लोग का 2 ही क्वेश्चन बच जाता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर segment from the origin to the line is through 2 unit and the inclination of this perpendicular is alpha such that sin alpha equal to 1/3। तो यह जो आपका
लाइन का इक्वेशन मांग रहा है, इसका जो इक्वेशन यह मांग रहा है यह क्वेश्चन, ये देखिए आपको क्या क्या उल्टा पुल्टा जानकारी दिया है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ये कहता है कि 2 यूनिट है, तो सही बात है, चलिए 2 यूनिट यह लेंथ दिया गया है और यह अल्फा एंगल बना रहा है, तो ठीक है अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा कितना डिग्री है भाई दीजिए ना, तब ना हम फॉर्मूला में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ना ये ऐसा नहीं किया, ये क्या कह दिया कि साइन अल्फा बराबर हम आपको 1/3 देते हैं और कुछ नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइन अल्फा जब ये दिया है और हमको प्रॉब्लम में x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p हम इसे लिखते हैं, तो साइन अल्फा का तो वैल्यू रख देंगे, cos अल्फा का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो cos अल्फा के लिए देखिए बहुत पहले, मतलब कि समझ लीजिए एनिशिएंट में ही आप लोग पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। अगर cos अल्फा लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1/9 हो गया है ना, ये आपका 8/9 स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। देखिए अब यह 2√2/3 हो जाएगा, 2√2 अब बाय यह 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें रख देते हैं, यह x हो गया, cos अल्फा का वैल्यू 2√2/3 हो गया, अब फिर y हो गया, साइन अल्फा का वैल्यू 1/3 हो गया, अब p का जो वैल्यू है 2 है, इट मीन्स 2√2x प्लस y इक्वल टू 3×2 = 6, तो 3×2 = 6, 2√2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यही लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना, बड़ी आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन 3 में भी न दे दिया है। 3 में भी क्या किया कि यह मान लीजिए लाइन है आपका और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दे दिया आपको 3 यूनिट। कितना दे दिया? 3 यूनिट। और इसमें कहा कि नहीं भाई tan अल्फा आपको दिए हम कितना 5/12 और यहाँ अल्फा एंगल है, तो क्या दिक्कत है? ऐसा तो हम लोग पहले बहुत बनाए हुए हैं, है कि ना, क्लास 10 में भी बनाए हुए हैं। अगर tan अल्फा हमको पता होता है 5/12, झट से हम समझ जाते हैं p/b दिया गया है, h का वैल्यू निकाल लेना है p² प्लस b स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और यह 25 बरबारे 44 से 169 का वर्गमूल जो होता है 13 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट जो होता है वो 13 होता है। अब यह h भी आपको पता चलिए गया, तो यहाँ पर cos अल्फा निकालने में क्या दिक्कत है? cos अल्फा हो गया 12/13 हो गया, और साइन अल्फा जो हो गया 5/13 हो गया। अब इक्वेशन कहता है x cos अल्फा नॉर्मल फॉर्म का, अब प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p कहता है, तो x का cos अल्फा का वैल्यू जो है 12/13 रख दिए, अब प्लस y इंटू साइन अल्फा का वैल्यू 5/13 रख दिए, अब p जो है देखिए यहाँ पर 3 दिया है तो 3 लिख दिए। इसके बाद 12x प्लस 5y 13×3 = 13 एलसीएम होगा 13, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को समझ गए होंगे, और बड़ी ईमानदारी के साथ, है ना, बिना वीडियो देखे ही पहले बनाने का कोशिश कीजिए। सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद बनाइए, है ना। अगर अपने से बन जाता है तो सारा प्रॉब्लम देखने की बात नहीं है, एक बार देख लिए और उसके बाद अपने से भिड़ गए बनाने के लिए। कोशिश करते रहे, है ना, कोशिश करते रहने से अपने से भी बन जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़िए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा रहे, और जब ज़्यादा बच्चे जुटेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।